दोस्तों, आज हम समांतर चतुर्भुज को पढ़ने वाले हैं। कोई भी डेफिनेशन हम रटेंगे नहीं, जितने सारे गुण होते हैं कोई रटने वाले नहीं हैं। हम समांतर चतुर्भुज के प्रति आपकी जो सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ा देंगे। और आपकी कैपेबिलिटी जब बढ़ जाएगी सोचने के लिए, तो आप सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं सोच करके। तो क्योंकि जो पूरा जो मैथ्स होते हैं वो डिपेंड ऑन थिंकिंग। आपके सोच कैसी होती, आप किस प्रकार से सोच पाते हो आकृति को देख करके, उसी हिसाब से आप सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो समांतर चतुर्भुज की पहचान करना है कि समांतर चतुर्भुज होता है क्या। ठीक है, तो यदि हम समांतर चतुर्भुज की पहचान करेंगे तो समांतर, जैसे ये हमारी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इस समांतर चतुर्भुज को देखेंगे, क्या ये भुजा की लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, ठीक है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी लंबाई बराबर है, इसकी लंबाई बराबर, तो समांतर चतुर्भुज है। अब देखेंगे इसकी लंबाई बराबर है, इसकी लंबाई बराबर, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखेंगे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर अगर हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज, बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। लेकिन एक पतंग जब आप देखेंगे तो पतंग की कभी भी लंबाई बराबर नहीं होती। ये देखो चतुर्भुज तो है, चार भुजा है, लेकिन क्या इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है? नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये हमारे क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज होंगे, क्योंकि इसके आमने सामने की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में भी आपको पता है, मान लीजिए दो रेखा समानांतर कब होती है? जब इसकी बीच की दूरी बराबर हो और समानांतर होती है। ये दोनों समानांतर होगा, समानांतर होने के साथ कब होगा? जब इसकी बीच की लंबाई सभी जगह इक्वल हो, तो वो समांतर होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा है समांतर चतुर्भुज के भाग। तो हम इसके भाग पढ़ने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज के जितने सारे भाग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ये भुजा होती है क्या, ठीक है। तो इस भुजा के बारे में पढ़ेंगे। तो भुजा क्या होती हैं कि ए और बी की जो बीच की लंबाई होती है इस रेखा को, इसको भुजा बोलते हैं। ये बी सी के बीच की जो लंबाई, इसको भुजा बोलते हैं। सी से लेकर के डी के बीच की जो लंबाई होती है इसको भुजा बोलते हैं। ए से डी के बीच की जो लंबाई होती है इसको हम भुजा बोलते हैं। तो भुजा हमारे क्या क्या हो सकते हैं? तो जो भुजा हमारा होगा वो हमारा ए बी भुजा हो जाएगा, फिर बी सी भुजा हो जाएगा, फिर सी डी भुजा हो जाएगा, फिर ए डी हमारी भुजा हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको भुजा कंप्लीट हो गया होगा। अब हम शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष क्या है? तो शीर्ष क्या होता है? इसकी रेखा बी सी की रेखा और डी सी डी की रेखा को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहा जाता है। अर्थात ये जो रेड कलर का, इसको हम शीर्ष बोलेंगे, ठीक है। दोनों रेखा को जोड़ने वाला जो कॉमन पॉइंट है, मान लीजिए ये रेखा है और ये रेखा है, दोनों का आपस में यहाँ पे जोड़ रहा है, तो यहाँ पे जब ऐड हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स यानी शीर्ष बोलेंगे। तो शीर्ष में हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो शीर्ष में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा जो शीर्ष होगा वो ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर हमारा डी होगा। ये हमारा शीर्ष होगा। फिर कोण क्या होगा? कोण की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा कोण होगा, दोनों रेखा के बीच का जो झुकाव होता है ना, इस झुकाव को कोण कहते हैं। दोनों रेखा के बीच का जो झुकाव होता है इसको कोण बोला जाता है, इसको कोण बोला जाता है, इसको कोण बोला जाता है। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लिखने की तरीका में डिफरेंट है सभी में, ठीक है। यदि हम एंगल की बात करें, तो एंगल की बात करेंगे तो एंगल को हम लिखते समय लिखेंगे एंगल ए, फिर लिखेंगे एंगल बी, फिर लिखेंगे एंगल सी, फिर लिखेंगे एंगल डी। इस तरह को लिखा जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, शीर्ष और एंगल लिखते समय थोड़ी सी अंतर आता है कि हमेशा ये जो सिंबल होती है, ये सिंबल का यूज किया जाता है कोण लिखने के लिए। तो आपको भुजा, कोण और शीर्ष में कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है
कि विपरीत भुजा समानांतर होती है, यानी कि ये जो रेड कलर का जो ये विपरीत है ये क्या है, आपस में समानांतर है। समानांतर क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी सभी जगह बराबर है, ठीक है ना। इसी तरह ये दोनों रेड भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा, और ये आपस में समानांतर होगा। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, तो लिखने की तरीका यहाँ बताते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ए बी समानांतर है सी डी का, और दूसरी बार लिख सकते हैं कि बी सी समानांतर है बी सी बी सी, ये जो बी सी इसके समानांतर होगा ए डी का, ठीक है। तो आपको समानांतर जो भुजा होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर कह रहे हैं, ध्यान से देखिए कि विपरीत भुजा बराबर होती है। विपरीत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। कहने का अर्थ होता है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होता है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लिखेंगे हमारा ए बी बराबर होगा सी डी का, और ए बी बराबर सी डी का, और फिर हमारा होगा ए डी बराबर हमारा हो जाएगा बी सी का। यानी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी लंबाई के बराबर होगा, और इसकी लंबाई के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार करते हैं, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होगा, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर होगा, तो ये हमारे विपरीत भुजा बराबर होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि विपरीत कोण बराबर होता है। विपरीत कोण का मीनिंग क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ होता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो किस विधि से हम बोल रहे हैं कि ये कोण और ये कोण विपरीत कोण बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुजों के बीच में आप एक विकर्ण खींचेंगे तो ये भुजा और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम होने के कारण ही ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, और फिर हमारा जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। ये किसके लिए, विपरीत कोण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि आसन्न कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आसन्न कोण कौन कौन होते हैं, तो जो आसन्न कोण होते हैं ये कोण, अन्य लगातार कोई दो कोण होगा तो वो आसन्न कोण कहेंगे। लगातार दो कोण किसी चतुर्भुज में जो लगातार किसी चतुर्भुज हो जाता है या त्रिभुज हो जाता है, ठीक है, उसमें लगातार दो कोण क्या हो गए, आसन्न कोण होगा। और ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो ये हमारे कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। फिर लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अर्थात अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये कोण 180 डिग्री हो जाएगा, फिर ये कोणों का योग 180 डिग्री होगा, फिर ये कोण का योग 180 डिग्री होगा, फिर ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है।